नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 5,000 करोड़ रुपए भी दिल्ली के लिए मांगे हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है और केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी लोगों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद की जाए। मुंबई के घाटकोपर पर बीजेपी विधायक राम कदम ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गर्भवती महिला ने ऑटो में दम तोड़ दिया है और अस्पताल में उसे बेड नहीं मिला। मुंबई का दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा है और इसे लेकर के बीजेपी विधायक ने ठाकरे सरकार पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन सरकार पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। गर्भवती महिला का जो वीडियो सामने आया है, बहुत ही दिल दहलाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण ये वीडियो है। यह महिला हर अस्पताल में दर दर की ठोकरें खाती रही और अंत में किसी भी अस्पताल में उसको एडमिशन नहीं मिला। अंत में उसने सड़क पर ही रिक्शा में अपना दम तोड़ दिया। ऐसे सैकड़ों लोग मुंबई जैसे शहर में अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण तड़प तड़प करके मर रहे हैं। हमने सरकार से अनुरोध करने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से इसमें कोताही बरता रही है। पूरी तरह से महाराष्ट्र में बदहाली है। बद से बदतर अस्पताल के हालात हो गए हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने इस घटना को लेकर के जहां उद्धव सरकार पर निशाना साधा है और घटना को काफी चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, तो वहीं इस घटना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुंबई के पास मुंब्रा में एक प्रेग्नेंट महिला कोरोना के इलाज के लिए भटकती रही। आखिरकार ऑटो रिक्शा में ही उसकी मृत्यु हो गई और जिन 3 अस्पतालों ने उसका इलाज करने से मना किया था, उनके मालिकों को अगले 24 घंटे में गिरफ्तार करना चाहिए और उन पर हत्या का केस चलाया जाना चाहिए। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी नेता राम कदम ने ठाकरे सरकार को बराबर का जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि सरकार पर कौन से अपराध का मामला दर्ज होना चाहिए, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो एक महिला की मौत का मामला, एक गर्भवती महिला दर दर भटकती रही। मुरारी सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। मुरारी जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? एक गर्भवती महिला की मौत हो गई एक ऑटो में और अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कब का ये वीडियो है? देखिए, ये वीडियो राम कदम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और उनसे जब जानकारी मिली तो उनका ये कहना था कि ये वीडियो कल दोपहर 4 बजे के आसपास की है। मुंबई के 9 अस्पतालों में ये महिला प्रसव पीड़ा होने के बाद जो है अस्पताल में दाखिल होना चाहिए, लेकिन कहीं भी इस महिला को जो है एडमिट नहीं किया गया और आखिरकार महिला ने रिक्शे में ही जो है कि दम तोड़ दिया, जिसे लेकर के बीजेपी के कद्दावर नेता राम कदम जो है काफी आक्रामक हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार को इस वीडियो के जरिए घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले तमाम अस्पतालों की जो है कि तस्वीरें आ चुकी है विचलित करने वाली, और ऐसे में एक गर्भवती महिला जो है रिक्शे में ही दम तोड़ देती है, उसे अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाता है। मैं मांग करता हूं कि उन डॉक्टरों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही जो सरकार है उसके ऊपर भी गुनाह दर्ज किया जाए। इस तरीके की मांग राम कदम की तरफ से किया गया है। जी मुरारी सिंह जी, इसी खबर को लेकर के एक ट्वीट और है कांग्रेस नेता संजय निरुपम का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 24 घंटे के अंदर उन अस्पतालों के मालिकों की, उन्होंने 3 अस्पतालों पर यह आरोप लगाया कि 3 अस्पतालों में वो गई और तीनों अस्पतालों के मालिकों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? अस्पतालों पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आरोपी जो अस्पताल के
आरोप लगा है जिन अस्पतालों पर, उनके खिलाफ अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, अभी तक अगर कार्रवाई की बात करें तो मुंबई पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर संजय निरुपम के ट्वीट की बात करें तो जी। संजय निरुपम खुद एक कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जी। उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद रह चुके हैं, जी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। शायद वो ट्वीट करने के बजाय वो नहीं कांग्रेस के मंत्री को पत्र लिखे होते या गृह मंत्री अनिल देशमुख से मांग किए होते कि इन डॉक्टरों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, तो शायद एक किसी मायने में सही ठहराया जाता। लेकिन खुद कांग्रेस यहाँ शिवसेना के साथ सत्ता में है और डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या राजनेता इस मामले में किस गंभीर है। जी मुरारी जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक हमारे संवाददाता ने जैसा कि बताया कि अस्पताल प्रशासनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। रत्नाकर सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। रत्नाकर जी, किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? जिस तरीके से मुंबई में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित शहर है कोरोना से तो वो मुंबई ही है, और वहां पर जो अस्पतालों की स्थिति है वो सबके सामने है। एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसकी मौत हो गई। वो कई अस्पतालों में गई लेकिन उसे किसी भी अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया। आखिर किस वजह से ये लापरवाही सामने आ रही है और इस मौत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, ये जो घटना घटित हुई है ये अत्यंत दुखद घटना है जी। इस तरह की लापरवाही करने वाले हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का सरकार द्वारा प्रोविजन किया जाएगा। जी। पहली चीज ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ जो 3 हॉस्पिटल्स मना कर दिए अपने यहाँ एडमिट करने के लिए, जी। तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो विकास आघाड़ी सरकार से उन्होंने मांग किया है कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आपको नतीजा देखने को मिलेगा कि ऐसे हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स जो लापरवाही किए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रत्नाकर जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता ने ये साफ तौर पर ठाकरे सरकार पर आरोप लगाया है जिसमें कांग्रेस भी भागीदार है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा एक मामला सामने आया है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इकलौता मामला है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इस दावे के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय राजनीति करने का काम कर रही है। अगर ये कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में इस आपदा से सब लोग लड़ रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे वो राजनीति करने का काम कर रही है। देखिए, आजकल जो स्थिति है वो हॉस्पिटल्स में वो काफी संख्या में लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। तो मैं हॉस्पिटल को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राज्य सरकार ने भी ये लिखित रूप से दिया हुआ है कि किसी भी प्रेग्नेंट औरत को तुरंत एडमिट किया जाए बिना कोई सवाल के या बिना जवाब के। तो ये कार्य जो है हॉस्पिटल्स ने नहीं किया है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है भविष्य में ना हो जाए और इस तरह के चीजों पे लगाम लगाया जाए। इसलिए इन 3 हॉस्पिटलों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ पे राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। रत्नाकर जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मामले में कांग्रेस नेता ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और तीनों ही अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप ठाकरे सरकार पर लगाए गए हैं। और हालांकि ठाकरे सरकार की तरफ से कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने इस मामले में सफाई दी है और कहा है कि इन तीनों ही अस्पतालों पर जहां से ये मामला सामने आया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह का कोई भी मामला अब आगे सामने ना आए। ऐसे सैकड़ों लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है बीजेपी विधायक ने। और बीजेपी विधायक ने ठाकरे सरकार पर कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि कोरोना के संकट से जिस तरीके से मुंबई जूझ रहा है और मुंबई शहर में लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के लोग अस्पताल जाते हैं, अस्पतालों की हालत खस्ता है। ऐसे उन्होंने तमाम गंभीर आरोप
सरकार पर लगाए हैं। और इस मामले के लिए जब संजय निरुपम ने ये ट्वीट किया तो उसको रिट्वीट करते हुए उन्होंने इस पूरे मामले में सरकार पर फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार भी इस मौत के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने वो 3 अस्पताल हैं और उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, सरकार पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में। इस बारे में भी उन्होंने संजय निरुपम से सवाल पूछा है। लेकिन वहीं कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और इस गंभीर मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि तीनों ही अस्पतालों पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जांच अभी चल रही है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। एक गर्भवती महिला रात भर भटकती रही इधर से उधर और कई अस्पतालों में ये महिला गई, लेकिन किसी भी अस्पताल में इसे भर्ती नहीं करवाया गया और किसी दूसरे अस्पताल में जाने के लिए ही ये ऑटो रिक्शा में सवार थी, लेकिन उसी बीच दम टूट गया। अर्जुन गुप्ता बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार अर्जुन जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन इस मामले में तीनों अस्पतालों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई इन पर की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कदम ने साफ तौर पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं ठाकरे सरकार पर कि सैकड़ों लोग ऐसे ही तड़प तड़प के मर रहे हैं। ये तो ठाकरे सरकार, इसके दोषी ठाकरे सरकार है। उनके साथ जो गठबंधन की है कांग्रेस भी उतनी दोषी है जितने उद्धव ठाकरे जी इसके दोषी है जी। इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ दिखावेबाजी, भ्रमित लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। 10 लाख मजदूरों को इन्होंने भ्रमित करके इनके गांव भेजने का काम किया है, बाकी दूसरा कोई काम नहीं किया है। तो क्या इस तरह से, जिस तरीके से यह गर्भवती महिला की मौत हुई है, इस पर राजनीति करना जायज मानते हैं आप? जिस तरीके से अब राजनीति की जा रही है। बिल्कुल नहीं, ये दुख की बात है जी। ये तो एक केस आपके सामने आया है, ऐसे कईयों केस हो गए हैं और इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है। वो तो मुझे लगता है संजय निरुपम ने इसमें कुछ हस्तक्षेप किए तो थोड़ी बहुत बात आगे बढ़ी है, वरना ये भी टाई फिश था, ये भी डब्बे में था। जी अर्जुन जी, तो इस पूरे मामले पर जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि किसी भी गर्भवती महिला को इस तरीके से दर दर की ठोकर ना खानी पड़े, इसलिए आदेश दिए गए हैं अस्पतालों को, तो कहां पर आप लापरवाही मानते हैं? कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है या फिर सरकार की तरफ से? सरकार अस्पताल की बिल्कुल लापरवाही नहीं, सरकार की लापरवाही है, उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। सरकार ने पहले ही ऐसे निर्णय लिए होते तो इस तरह की आज जो घटना हुई है वो नहीं हो पाती। जी, आप कह रहे हैं अर्जुन गुप्ता जी कि अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं, तो क्या अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकार की ढिलाई की वजह से अस्पताल के लोग ऐसा करते हैं। सरकार अगर पहले से कड़क होती, इनके नियम पहले से कड़क होते तो इनकी हिम्मत नहीं थी ऐसा उस महिला को 3 अस्पतालों की ठोकरें खाने की। आरोपी अस्पताल पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं अर्जुन जी? अस्पताल पूरी तरह अस्पताल की जांच हो, उसके जो अधिकारी है, ये जो अस्पताल किसका है उसकी जांच होगी तो पता चलेगा। कोई कांग्रेसी नेताओं का उसके हस्तक्षेप होगा उसके अस्पताल में। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये क्या राजनीति नहीं है? राजनीति काहे की? राजनीति आप कर रहे हैं। अब वो महिला बेचारी मर गई है, अब राजनीति कर रहे हो। उससे पहले आपने क्यों नहीं किया? आपको चाहिए था पहले अस्पताल के सारे। अब ये बताइए, बीकेसी में आप वहाँ बेड लगा रहे हो, रेड कोच का बेड, स्कूल बंद पड़े हैं, बड़े बड़े हॉल है, तो आप बेड लगवाइए ना। लेकिन इनको दिखा के सब पैसा निकालने का, बड़े बड़े टेंडर पर करवाने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं काम कर रहे लोग। जी अर्जुन जी, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। और इस हत्या का जिम्मेदार कौन है अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और बीजेपी ने साफ तौर पर ठाकरे सरकार और कांग्रेस को ही इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। लेकिन इस तरह का मामला सामने आना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है। एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है, लेकिन अस्पतालों पर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग इलाकों में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मेंढर में गोलदार इलाके में भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, मोर्टार भी दागे गए। एक घर पर मोर्टार गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया और एक स्थानीय नागरिक भी घायल हो गया, जिसको तुरंत जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है।
पलवल के होडल में देर रात हुई बरसात से अनाज मंडी ने तालाब का रूप ले लिया है, जिसके कारण हजारों गेहूं के कट्टे पानी में डूब गए और आड़तियों का कई लाख रुपए का नुकसान हो गया। लॉकडाउन के कारण मजदूर न मिलने की वजह से गेहूं का उठान नहीं हो पाया और जिससे लाखों रुपए का गेहूं पानी पानी हो गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से अनाज खुले आसमान के नीचे अनाज के जो कट्टे हैं वो रखे हुए हैं और पानी एक मंडी का ये दृश्य है जो तालाब के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मंडी नहीं बल्कि तालाब है। देखिए, अचानक ही आई इस बारिश से व्यापारियों को, आड़तियों को, किसानों को, सभी को नुकसान है। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि सरकार इसको अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। तो जैसे भीज गया है तो काफ़ी नुकसान हुआ है गेहूँ। हाँ जी, पूरे हरियाणा में ही बरसात का काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में हुई है। मैं चाहता हूँ कि भाई सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो गरीब आदमियों को ये गेहूँ बटता है इसकी सुरक्षित जगह पर पहुँच जाए। तो जैसे ये गेहूँ है अब ये भीग चुका है पूरा, तो भीगने के बाद में कितना नुकसान आड़तियों को हुआ है? देखिए, काफ़ी नुकसान आड़तियों को हुआ है। अब आड़तियों से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको सुखा के और सही करके सरकार को। तो आप क्या मानते हैं कि जो सरकार द्वारा पानी निकासी के पूरे बंदोबस्त नहीं थे? हाँ जी, असलियत में क्या है कि जो निकासी है पानी की वो होडल में बहुत ही कम है और जो बार बार ये समस्याएं हो रही हैं ये पानी की निकासी की वजह से। बिना लेबर की प्रॉब्लम की वजह से ये उठान नहीं हो पाया था। इसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई ना कोई वो संसाधन जो है करने चाहिए। तो इस मंडी में लगभग कितना नुकसान हुआ है ये जो गेहूँ भीजा है? देखो जी, अनुमानित का काफ़ी नुकसान हुआ है, कई लाखों का नुकसान मिलेगा इसमें। गेहूँ जो सड़ गया है, एक फीट पानी भर गया है, एक फीट पानी में 3 लाख रुपये से चली गई, खराब हो गई जी। काफ़ी नुकसान हुआ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का हुआ है या आड़तियों का हुआ है? अब देखो जी, ये तो बाद में पता लगेगी। गवर्नमेंट तो शुद्ध गेहूँ क्योंकि आड़तियों का ही नुकसान है। गेहूँ भीग चुका है इसे तो गवर्नमेंट अब लेगी नहीं लेगी। तो ये तो आड़तियों की काफ़ी नुकसान पड़ेगा। तो क्या मांग करते, जैसे नई मंडी बना दी गई है लेकिन वो अभी शुरू नहीं की गई है, तो अगर वो शुरू की जाती तो शायद हो सकता था कि आड़ती बच जाएं। हाँ, इतना नुकसान नहीं होता। अगर उसमें साधन बन जाए, मंडी पक्की बन जाए वो, तो इतना नुकसान नहीं होता। यहाँ काफ़ी जो है झील है, झील की वजह से यहाँ आप देख रहे हो 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। दिनेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से मंडी की जो तस्वीरें आपने दर्शकों के लिए ये भेजी हैं, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तालाब के रूप में एक मंडी दिखाई दे रही है। किस वजह से, कहां पर लापरवाही सामने आई है प्रशासन की, इस बारे में बताइए। देखिए, इस तरह की लापरवाही जब बारिश का मौसम होता है हर बार सामने आती है और सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन सुविधा के नाम पर मंडियों में कुछ भी नहीं होता है। मैं बताना चाहूंगा कि होडल की जो अनाज मंडी है करीब 4 साल पहले तैयार हुई थी, लेकिन इसमें प्रॉपर टीन शेड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसानों का गेहूं भीगा। वही बात करें प्रवासी मजदूर यहाँ पर नहीं होने की वजह से जिस तरह से वहाँ ढुलाई का काम किया जाता था बोरियों, तो वो नहीं हो पाया था। इस वजह से यहाँ पर जो मंडियों में जो बारिश देर रात हुई तो तालाब का रूप ले लिया, गेहूं भीगे हैं, लाखों का इसमें नुकसान बताया जा रहा है। वहीं आड़तियों का कहना है कि प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था होती तो जो गेहूं को भीजने से बचाया जा सकता था। जी दिनेश, ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई किसे करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि ये आड़तियों का ज्यादातर नुकसान हुआ है, क्या यहाँ पर किसानों की भी कोई फसल ऐसी थी जिसको अभी तक खरीदा नहीं गया? देखिए, जैसे जब किसान मंडी में गेहूं लाता है तो उसके बाद जब तुलाई होने के बाद प्रॉपर बोरियों में रख दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो खरीद एजेंसियां हो हैं जो सरकारी, उनका ये गेहूं माना जाता है। उसका समय पर उठान न होना, तो यही सरकार का नुकसान इसमें कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ आड़ती कह रहे हैं कि हमारा नुकसान है, लेकिन कहीं कहीं सरकार का ये नुकसान माना जा रहा है जो लाखों रुपए का गेहूं सरकार का भीग कर खराब हुआ है। जी कुमार, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तालाब के रूप में ये मंडी की तस्वीर सामने आई है। ये बड़ा ही गंभीर समस्या यहाँ पर निकल करके सामने आई है क्योंकि मंडी में पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है और हॉस्पिटल में बेड की कमी को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने बड़ी घोषणा की है। मुंबई की सभी 227 शिवसेना शाखाओं को कोविड-19 का हॉस्पिटल बनाने का आदेश दिया गया है, जिस पर अब काम भी शुरू हो गया है। एक शिवसेना शाखा में हमारे संवाददाता ने जाकर स्थिति का जायजा लिया है।
जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि सभी शाखा शिवसेना शाखा रहेगी, उसको हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा। इस समय मुंबई के कांदिवली शाखा नंबर 25 में उपस्थित है। आप देख पा रहे हैं कि ये वही शाखा शिवसेना शाखा है जिसको कोविड-19 का हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार मुंबई में जो कोविड-19 का हॉस्पिटल है, बेड की कमी पड़ती नजर आ रही है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं। उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि सभी शिवसेना शाखा को जो है कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। अंदर दिखाएंगे कि किस तरह से एक शाखा में तैयारी की जा रही है कि लोग आएंगे और यहाँ उपचार कराएंगे, उनका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। अगर जांच की बात की जाए तो एक मशीन है जिससे टेम्परेचर जांच किया जाएगा, इन्फेक्शन जांच किया जाएगा। दूसरी एक छोटी मशीन है, उसके द्वारा भी इसकी जांच हो पाएगी। इससे पता लग पाएगा कि किस तरह का संक्रमण है और संक्रमण है या नहीं है। तमाम लोग जो है बैठे हैं, एक जांच कराने के लिए उपस्थित हैं। ये जो शाखा है वो इसमें जिस तरह की दूरियां रहेंगी, जितना तय निर्धारित किया जाएगा उस हिसाब से बेड बनाया जाएगा और लोगों का इलाज किया जाएगा। शाखा प्रमुख के तौर पे हमारे साथ शिवसेना नेता मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह की जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होगा वही जानकारी देंगे कि किस तरह से आगे की पूरी भूमिका रहेगी। बताइए। नमस्कार। सर्वात पहिला सर्वांना जय महाराष्ट्र। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने 2 दिन पहले ही ऐसा ऐलान कर दिया है कि जहां जहां हमारी शाखाएं हैं, 227 जगह पे हमारी शाखाएं हैं, वहां पे हमारे डॉक्टर्स बैठेंगे और वहां से हम लोग अस्पताल मतलब डिस्पेंसरी चालू करेंगे। ये प्रिकॉशनरी है, मतलब अगर सिम्टम्स आना है, किसी को सर्दी खांसी बुखार ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते, लक्षण दिखते हैं, तो हमारे शाखा से ऑपरेट करेंगे। इन्होंने एक अलग से ये किया है कि शाखा का इस्तेमाल ये लोगों की सेहत के लिए करना चाहिए, जो बहुत ही सराहनीय है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे तथा हमारे पालक मंत्री आदित्य जी ठाकरे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे उपकरण है, कि यहाँ पे देखा होगा एक ऑक्सीमीटर है। ऑक्सीमीटर पल्स रेट और आपका शरीर का ऑक्सीजन, ये टेम्परेचर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये टेम्परेचर और इसका ऑक्सीमीटर और थर्मल गन जो आपका शरीर का तापमान कितना है ये दिखाता है। हमने ये 50-50 नग मंगाए हैं नगर सेविका माधुरी भोईर इनके निधि से, प्लस 10,000 हमने सैनिटाइज़र जो घर घर हम लोग बांटने वाले हैं। फिर उच्चभ्रू होने दो या फिर झोपड़पट्टी के होने दो, उन लोग के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मास्क 20,000 मास्क हमने मंगाए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। योगेश जी, एक सवाल बताइए कि जो शाखा शिवसेना शाखा रहेगी उसमें किस तरह का बेड निर्धारित किया जाएगा, किस तरह का इलाज किया जाएगा? मैं तो समय के खिलाफ ही हूँ। जब शिवसैनिक हमने हमारे कंधे पे झंडा लिया, उस वक्त हमारे लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, फिर वो देर रात होने दो या सुबह होने दो। जो इस शाखा में डॉक्टर बैठेंगे उनको कहाँ से बुलाया जाएगा, क्या डिग्री रहेगी, किस तरह का इलाज करेंगे? सबसे पहले तो हम हमारे डॉक्टर की, जो मेरे यहाँ पे 9 डॉक्टर्स है, समता नगर में 3 डॉक्टर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, वो लोग अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। एक पैथ लैब है और बाकी के जानूपाड़े के 6 हमारे डॉक्टर्स है। उनसे हम लोग ने कंसल्ट किया, उनसे हम लोग ने वार्तालाप की है कि हर रोज डॉक्टर को आने नहीं जमेगा, लेकिन हाँ हम लोग उनको डिवाइडेशन करेंगे कि एक दिन ये आएंगे सोमवार को तो मंगलवार को ये आएंगे। ऐसा एक चैरिटी की तरफ से हम लोग चलाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार मुंबई में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह जो है निर्णय लिया है कि हर शाखा में जो है कोविड-19 का एक डिस्पेंसरी बनाया जाएगा, वहाँ इलाज किया जाएगा। जिस तरह से योगेश भाई अभी बता रहे थे कि स्थानिक जो डॉक्टर रहते हैं उनको बुलाया जाएगा, प्रतिदिन अल्टरनेट डेट पर उनको जो मौका दिया जाएगा उनका इलाज किया जाएगा। रही बात है कि जिस तरह से सेवा महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उस तरह से लोगों को भी इसमें आगे आकर कदम बढ़ाना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।